हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया मस्ती में हैं? चलिए बढ़िया है, मस्ती में है, मैं भी मस्ती में हूँ, आप भी मस्ती में हैं, तो मस्ती मस्ती में कुछ पढ़ाई कर लेंगे। तो आज हम क्लास आईसीएसई क्लास 10th की कैलोरीमेट्री सेकंड टॉपिक लेके आया हूँ। तो आप लोग देखिए, ठीक है। कोशिश कीजिए समझने की, मैं भी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप इन तक ज़रूर बने रहेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिए, लास्ट तक ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए, तभी पूरा क्लियर होगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। अब बने रहेंगे तो ऑटोमेटिकली एकदम समझ में आएगा, समझ रहे ना, ऑटोमेटिकली। हाँ, तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या कर चुके थे, स्पेसिफिक कैपेसिटी कर चुके थे, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट, किस पे कौन कौन सा फैक्टर है, द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड इज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन सा फैक्टर है, इसके बारे में बता चुके थे हम लोग। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर डेल्टा T और मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, जिसे एक रिलेशन निकला था Q इक्वल टू C, दैट मीन्स वो कांस्टेंट था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, इक्वल टू M इंटू डेल्टा T। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल कैपेसिटी के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। ठीक है, जिसे हम लोग C डैश से डिनोट करते हैं। तो देखिए थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी क्या है, फ्रॉम आवर डेली लाइफ एक्सपीरियंस, ठीक है। हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, हम लोग जैसा कि देखते हैं, वी फाइंड दैट in two different objects या in two different bodies have equal amount of heat energy। मतलब हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे, डिफरेंट सब्सटेंस पे, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस पे क्या है, अलग अलग सब्सटेंस पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, लेकिन इक्वल राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बढ़ेगा, सेम बढ़ेगा, लेकिन सभी को क्या चाहिए, डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए टू इक्वल राइज इन देयर टेम्परेचर। तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या किए, इसी बेसिस पे हम लोग थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी की डिफिनीशन को डिफाइन किए, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी क्या है, तो देखिए अलग अलग सब्सटेंस का क्या चाहिए, डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट एनर्जी, अलग अलग सब्सटेंस को अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, लेकिन इक्वल राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज करेगा वो क्या होगा, इक्वल राइज करेगा, एक समान राइज करेगा। इसी बेसिस पे हम लोग क्या किए थे, थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी को हम लोग क्या किए, डिफाइन किए। तो थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी क्या है, तो वो है इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट it is the amount of heat required to raise its temperature by 1 degree centigrade या 1 Kelvin। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज, रिक्वायर्ड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज। चलिए उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, हीट में क्या, हीट एनर्जी required to raise its temperature by 1 degree centigrade या 1 Kelvin। कितना अमाउंट ऑफ हीट ज़रूरत पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता है ताकि उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे या 1 केल्विन तक बढ़ाएं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। उसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज C डैश।
तो कैसे डिनोट करते हैं उसको, सी डैश से, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या कहलाया, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, उसे लिख सकते हैं हम लोग फार्मूले के टाइप में मैथमेटिकली, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड बाय, क्या लिखेंगे, राइज इन टेम्परेचर, मतलब सी डैश इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। ये एक फार्मूला हो चुका थर्मल कैपेसिटी का या हीट कैपेसिटी का। अमाउंट ऑफ हीट, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए पर यूनिट केल्विन या पर यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए ताकि उसको क्या करे, इक्वल राइज इन टेम्परेचर को बढ़ा सके बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। तो कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम लोग सी डैश है, सी डैश इक्वल टू क्यू बाई एम। ये हो गया सेकेंड फार्मूला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला पिछले क्लास, पिछले वीडियो में करा चुके। क्या, क्यू इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। चलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये एक फार्मूला, ये सेकेंड फार्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग और फार्मूला डिराइव कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्यू इक्वल टू सी डैश इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अब हम लोग इसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे कि इसका यूनिट क्या है, ठीक है। तो चलिए, इसकी यूनिट मतलब एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, इसका क्या हो गया, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या जूल पर, या क्या बोल सकते हैं जूल पर केल्विन, या क्या बोल सकते हैं जूल पर, देखिए हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं और भी है, या लिख सकते हैं कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, या बोल सकते हैं किलो कैलोरी पर केल्विन, किलो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए तो ये क्या आ गया, ये थर्मल कैपेसिटी की फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इतना सारा है, कॉमनली यूज्ड यूनिट भी है, कॉमनली किलो कैलोरी पर केल्विन भी बोल सकते हैं, किलो कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए 1 किलो कैलोरी पर केल्विन, तो 1, अब देखिए यहाँ 1 कैलोरी, या इससे बोल सकते 1 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। और यहाँ बोल सकते हैं 1 किलो कैलोरी पर केल्विन, या बोल 1 किलो कैलोरी पर केल्विन। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलो कैलोरी पर केल्विन, मतलब 1000 कैलोरी पर केल्विन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे हम लोग ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग आएंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऐसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फार्मूला यहाँ से लिख चुके हैं। ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज। हम चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला बना सकते थे, क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। ये भी फार्मूला हो जाएगा किसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज पर यूनिट मास, ठीक है, पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन। तो अब हम लोग किलो कैलोरी हो गया, 1 किलो कैलोरी पर केल्विन या पर डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, 1000 कैलोरी पर केल्विन या 1000 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डिफिनीशन देखेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डिफिनीशन देख रहे हैं, चलिए देखते हैं उसे क्या है स्पेसिफिक कैपेसिटी। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी
अब हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करेंगे, फिर उसको रिलेट करेंगे, उसकी फार्मूला कुछ करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए कहीं पर लिखा है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी कहीं लिखा है, हीट कैपेसिटी ऑफ वेसल्स इज 30 जूल पर केल्विन। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स हीट कैपेसिटी किसी भी वेसल्स की हीट कैपेसिटी ऑफ ए वेसल्स इज रिटेन 30 जूल पर केल्विन। व्हाट डज इट मीन? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि उस वेसल्स को कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए ताकि उसके टेम्परेचर को बढ़ा सके हम लोग 1 केल्विन से। मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है, मतलब 30 जूल ऑफ हीट एनर्जी। 30 जूल मतलब किसी भी वेसल्स की, ठीक है, किसी भी वेसल्स पे लिखा है 30 जूल पर केल्विन। इसका मतलब क्या चाहिए? इसका मतलब चाहिए 30 जूल हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। 30 जूल हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कितना जूल ऑफ एनर्जी चाहिए? 30 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मतलब उस वेसल्स के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए कितना जूल चाहिए हीट एनर्जी? 30 जूल चाहिए। इसका मतलब यही है, इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ दैट वेसल्स। 30 जूल हीट एनर्जी, 30 जूल ऑफ हीट, 30 जूल ऑफ कितना एनर्जी चाहिए? 30 जूल की हीट एनर्जी चाहिए। किसको चाहिए? उस वेसल्स को चाहिए, ठीक है। कितना चाहिए उस वेसल्स को? 30 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब वो वेसल्स कितना लेगा? 30 जूल हीट एनर्जी उसको चाहिए ताकि वो अपने टेम्परेचर को कितना बढ़ा सके? 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यही है, इसका मतलब यही होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या देख चुके हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ चुके पिछले वीडियो में। अब हम लोग थर्मल कैपेसिटी भी पढ़े। थर्मल कैपेसिटी को C डैश से डिनोट करते हैं। C डैश इक्वल टू कितना हो गया? C डैश इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड बाय राइज इन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी। 2 फार्मूला और हो चुका। हम लोग चाहे तो Q इक्वल टू MC डेल्टा टी से स्पेसिफिक कैपेसिटी के डिफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, अब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी व्हेन एक्सप्रेस्ड फॉर यूनिट मास। यदि हम लोग क्या करेंगे, देखिए, मतलब हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी, किसी भी बॉडी के हीट कैपेसिटी को हम लोग यदि यूनिट मास में एक्सप्रेस कर दें तो वही कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी व्हेन हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी व्हेन एक्सप्रेस्ड कैसे? फॉर यूनिट मास, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे ही बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए, या बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, या बोल सकते हैं और क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस।
हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। हीट कैपेसिटी से रिलेट कर दिए तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया, इसको C से डिनोट करते हैं। C इक्वल टू C डैश बाई पर यूनिट मास। ये एक फार्मूला और आ चुका थर्ड फार्मूला। उसके लास्ट में जब सारा एक्सप्लेन करेंगे तो सारे फार्मूले को एक साथ में लिखेंगे, चूँकि उससे सारा न्यूमेरिकल्स होने वाला है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब C इक्वल टू C डैश बाई M। ठीक है। अब यदि हीट कैपेसिटी पता है या थर्मल हीट कैपेसिटी पता है और मास पता है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए अब एक चीज़ और देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए C डैश इक्वल टू C इंटू M, मतलब थर्मल हीट या हीट कैपेसिटी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हमारा स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या हो गया, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। या इसकी दूसरी डिफिनीशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, चूँकि हमें पता है, देखिए Q इक्वल टू था MC डेल्टा T, तो C इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई M इंटू डेल्टा T। ये भी क्या था, ये भी था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखिए मतलब हीट कैपेसिटी एक यहाँ से डिफिनीशन आ गया इन टर्म्स ऑफ थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के टर्म में। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी पर यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, पर यूनिट, हर एक पर यूनिट का मतलब हो गया 1 ग्राम में कितना हीट कैपेसिटी उसको चाहिए। या थर्मल कैपेसिटी का जब हम लोग बात करेंगे या हीट कैपेसिटी का बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि हीट कैपेसिटी क्या है, तो हीट कैपेसिटी था C डैश इक्वल टू Q बाई M, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाई यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। ये अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड बाई क्या, बाई यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, उसे बोलते हैं हम लोग थर्मल कैपेसिटी। यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिलेट किए हैं थर्मल कैपेसिटी से C इक्वल टू C डैश बाई M। C डैश का मतलब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर यूनिट मास, पर यूनिट मास में कितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करे तो वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ये रिलेशन आ गया। और हम लोग चूँकि पहला वीडियो में पढ़ चुके थे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज क्या होता है, MC डेल्टा T, तो C मतलब यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो C इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई M इंटू डेल्टा T। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक रिलेशन बना सकते हैं, इसको रिलेट कर देंगे यहाँ पे, C के इक्वल में लिख दिए Q बाई M इंटू डेल्टा T इक्वल टू C डैश बाई M। M कैंसिल हो गया, लिख सकते हैं। तो देखिए Q इक्वल टू C डैश इंटू T, ये भी रिलेशन बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है, 2-3 फार्मूला बन चुका। C इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से बोल सकते हैं C इक्वल टू क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज पर यूनिट मास पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन। देखिए ये तो बात की बात है, ठीक है। अब Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे Q इक्वल टू MC डेल्टा T, तो यही आ जाएगा। अब यह C के इक्वल में यहाँ रख देंगे, हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये कट गया, मतलब क्या हो गया, Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। तो यहाँ पे डिफिनीशन क्या बन गया, C का अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
बाई, ठीक है, मास इंटू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू टेम्परेचर, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू मतलब क्या बोलेंगे, मास इंटू टी, टी का मतलब राइज इन टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड बाय मास इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो C इक्वल टू क्या हो गया, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड बाय मास इंटू राइज इन टेम्परेचर। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, किसका फार्मूला हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। चलिए अब इसका यूनिट करते हैं। तो इसकी यूनिट क्या है, तो ये हो जाएगा जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, या बोल सकते हैं जूल बाय केजी इंटू कैल्विन, जूल पर केजी पर कैल्विन। देखिए ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारा फार्मूला आ चुका, ठीक है। अब इसी जितने भी सारे फार्मूले हैं, इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम लोग क्या करें, सारे फार्मूले को एक जगह लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, थर्मल कैपेसिटी भी हो चुका हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो पता है, ये फार्मूला Q इक्वल टू mc डेल्टा T। इसका मतलब m मास का कोई सब्सटेंस है, ठीक है। अब उस पर हम लोग क्या किए, T केल्विन तक टेम्परेचर को रेज कर दिए, मतलब इंक्रीज करा दिए। तो अमाउंट ऑफ हीट कितना एब्जॉर्ब होगा, mc डेल्टा T। इसका मतलब यही है, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये लिखना है, मतलब क्वांटिटी ऑफ हीट, मतलब बोले क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, क्वांटिटी ऑफ हीट, कितना क्वांटिटी हीट का, क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर, किसका, किसी भी बॉडी का, वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज, ठीक है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब टू इंक्रीज, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करेगा ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। तो वो बॉडी डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, मास पे, दूसरा इंक्रीज इन टेम्परेचर पे, और तीसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तीनों पे डिपेंड करेगा, वो ये तीनों पे डिपेंड करेगा। इसके बारे में बता भी चुके थे हम। चलिए ठीक है। अब स्पेसिफिक यूनिट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूनिट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी यूनिट है, आपको पता है, C इक्वल टू Q बाई M इंटू डेल्टा T, जूल, ठीक है, बाई kg डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, जूल पर kg पर केल्विन भी बोल सकते हैं, ठीक है, किलो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे यदि हीट कैपेसिटी, ये हम लोग बता चुके हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज कितना है, मान लीजिए लिखा है 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। हीट कैपेसिटी कॉपर का इतना ही होता है, 0.4 होता है, जबकि वाटर का 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन होता है, ठीक है, उसके बारे में आएंगे। तो हीट कैपेसिटी कॉपर की कितना है, 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसका मतलब क्या, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए कॉपर को, कितना हीट एनर्जी चाहिए, तो कॉपर को क्या कितना हीट चाहिए, 0.4, कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन तक। इसका मतलब यही है।
0.4 हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर या थर्मल कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितना होता है 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ कॉपर बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि कितना हीट चाहिए, हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी, क्या हीट एनर्जी कितना चाहिए, इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ 1 ग्राम, देखिए 1 ग्राम ऑफ कॉपर बाय 1 केल्विन। इसका मतलब यही है, इसका मतलब यदि लिखा रहता है कॉपर का 0.4 है और वाटर का लिखा होता है कितना, वाटर का लिखा होता है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो हीट कितना हीट एनर्जी चाहिए कॉपर को, रिक्वायर्ड टू रेज, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए 1 ग्राम ऑफ कॉपर, 1 ग्राम ऑफ कॉपर कितना डिग्री तक, 1 केल्विन तक, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए ताकि 1 ग्राम ऑफ कॉपर जो है उसको 1 केल्विन तक बढ़ा सके। इसी तरह से वाटर का लिखा गया है 4.2, वाटर का कितना लिखा है 4.2। इसका मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम जी फॉर ग्राम, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 केल्विन। यही तो था ये Q बाई एम इंटू डेल्टा टी। मान लिया ये जूल पर, ठीक है, ग्राम बोल सकते हैं, पर केजी पर केल्विन, ये भी हो जाएगा, ठीक है, जूल पर ग्राम पर केल्विन भी हो जाएगा। मतलब कॉपर को कितना चाहिए, 1 ग्राम ऑफ कॉपर को कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए ताकि उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन तक हम लोग बढ़ा सके। ठीक है, तो देखिए यही है, इसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी। इसका मतलब यही है, क्या यही है, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए 1 ग्राम कॉपर को ताकि वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 1 केल्विन तक बढ़ा सके। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए कॉपर जो है, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.4, ठीक है, कितना है 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन, जबकि वाटर की कितना है, वाटर का होता है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, और कॉपर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ, क्या होता है, हीट होता है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। यदि दोनों का सेम अमाउंट में, दो डिफरेंट बॉडी है, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, वाटर है और कॉपर है, दोनों का मास, ठीक है, दोनों डिफरेंट बॉडीज है, लेकिन दोनों को इक्वल टेम्परेचर पे यदि में चढ़ा दे, फिर भी क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। जिसका कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कॉपर का, ठीक है, वो जल्दी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, इसीलिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाता है। जबकि वाटर क्या होता है, बैड कंडक्टर। वाटर में क्या होता है, न तो जल्दी गर्म होगा, न तो जल्दी ठंडा होता है। यही कारण है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है कॉपर का, और वाटर की ज़्यादा होता है, इसलिए ये क्या होता है, इक्वल, दोनों में सेम बर्नर में दोनों को रख दिया गया है। ठीक है, ठीक है, दोनों क्या रखा गया, सेम बर्नर में, डिफरेंट सब्सटेंस है, सेम बर्नर है, तो रेट ऑफ हीट जो सप्लाई है दोनों में, मान लो सेम सप्लाई कर दे रहे हैं, फिर भी दोनों में क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर राइज करेगा, जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो डिफरेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉपर जो होता है उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी कम होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर, ये क्या होता है, इसी पे सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, ऐसा नहीं है कि इस पे नहीं बनेगा, तो इस पर भी बनेगा।
तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कोई सब्सटेंस मान ली हॉट बॉडी है वो लूज करेगा, उतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कोल्ड बॉडी गेन करेगा, और दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। कब? इफ़ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, जब तक दोनों में सेम टेम्परेचर कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, जब तक दोनों में इक्वल में आ जाए। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री या प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। इसी पे हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। यही दोनों के रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की कितना होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ये याद रखना है, या 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसे याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ये हो गया। अब हम लोग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ, ये बुक में गिवन रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी गिवन रहेगा, नहीं गिवन है तो याद रखेंगे। तो कुछ कुछ को याद रखना पड़ता है, जैसे वाटर है उसका याद रखना पड़ेगा स्पेसिफिक कैपेसिटी। आइस का भी होता है कैपेसिटी 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन, आइस का। ठीक है, और वाटर का होता है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। यदि केजी की बात करेंगे तो 4200, ठीक है, जूल पर केजी पर केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये। ठीक है, वो क्वेश्चन में जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उसमें क्या होता है? उसमें गिवन होगा वो। ठीक है, ऐसे बनाते बनाते आप लोगों को क्या हो जाएगा? बनाते बनाते अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ नोट लिखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, वाटर जो होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होता है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस, इसका हाफ होता है 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन। स्टीम का होता है 460। स्टीम का कितना होता है? तो स्टीम का होता है 460 में। चलिए, अब ये तो हो गया। अब देखिए, इसी को यदि हम लोग कर देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 4200 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम 460 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, ऐसे ये क्या है? ऐसे ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, एज गिवन इन द क्वेश्चन। कहाँ गिवन रहेगा? ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, ये मैक्सिमम गिवन रहता है। और सबसे मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाइड्रोजन का होता है 14630। मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका होता है? हाइड्रोजन। 14,000 समथिंग 14,360 14,630 जूल। ठीक है, 14,630 इसके आसपास होता है। ठीक है, तो याद रखना है जूल जूल पर केजी पर केल्विन। मैक्सिमम किसका होता है? तो मैक्सिमम होता है हाइड्रोजन की। तो मैक्सिमम किसका होता है? तो मैक्सिमम होता है हाइड्रोजन का 14,630 जूल। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है? तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री।
प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ऐसे कैलोरीमेट्री का क्या मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ हीट। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? होता है हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको समझते हैं हम लोग, क्या है ये? हीट एनर्जी लॉस्ट। हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड बॉडी। तो देखिए जो समझते हैं हम लोग, इसको कैसे समझते हैं? तो देखिए हीट बॉडी जो है वो अमाउंट, हीट बॉडी क्या करेगा? अमाउंट ऑफ हीट को लूज करेगा, और कोल्ड बॉडी क्या है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कोई एक बॉडी है जिसकी मास क्या है? m1 है। हॉट बॉडी जिसकी मास क्या है? m1 है। हॉट बॉडी जिसकी मास क्या है? m1 है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है। ठीक है, और जो टेम्परेचर है, राइज इन टेम्परेचर जो है वो कितना है? सपोज कर लेते हैं T1 है। अब देखिए कोल्ड बॉडी, इसकी सपोज कर लीजिए मास है m2। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सपोज कर लीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है? C2 है। और इसकी जो टेम्परेचर है वो सपोज कर लिए हम लोग T2 है। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि T1 जो है वो ग्रेटर देन होगा T2। ठीक है, क्या है? T1 जो है वो ग्रेटर होगा T2 से। सपोज कर लेते हैं फाइनल टेम्परेचर है T। क्या है फाइनल टेम्परेचर? T डिग्री सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर। तो अब देखिएगा यहाँ से, अब ये होता क्या है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का था जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट बॉडी जितना अमाउंट ऑफ हीट लूज करेगा, कोल्ड बॉडी गेन करेगा। गर्म पानी है, ठीक है, गर्म पानी हाथ रखेंगे तो गर्म क्यों फील होता है? क्योंकि हमारा बॉडी ठंडा रहता है उसके रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे? ठंडा है तो हीट एनर्जी फ्लो करेगा हॉट से कोल्ड की ओर। कब तक? जब तक कि दोनों इक्वल नहीं आ जाए, दोनों का टेम्परेचर। अब कतई इक्वल है इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का सेम टेम्परेचर है, उसके बारे में भी बात की है। तो यहाँ मान के चलिए अभी हम लोग जो जिस टॉपिक में बात कर रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर क्या है? तो फाइनल टेम्परेचर है T। तो अब देखिए इस कंडीशन में ये क्या करेगा? ये हीट है, हीट हॉट बॉडी है तो हीट को लूज करेगा। कितना T1 था तो T1 से कितना हो जाएगा? वो T घटेगा, मतलब T1 टेम्परेचर है, T1 ग्रेटर देन T2 मतलब ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है। तो अब ये जो T1 से वो टेम्परेचर गिर जाएगा। सपोज यहाँ 50 डिग्री है और ठीक है फाइनल टेम्परेचर 20 हो जाएगा, तो 50 माइनस 20 फॉल करेगा, टेम्परेचर गिरेगा, कम होगा। जो गर्म ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है? हॉट एनर्जी लूज कर देगा। लेगा कौन? कोल्ड बॉडी लेता है वो। तो देखिए इस कंडीशन में राइज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो ये मास प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? हीट एनर्जी लॉस्ट कर जाएगा। कौन लॉस्ट कर जाएगा? हॉट बॉडी। तो गेन कौन करेगा? कोल्ड बॉडी। इसे बोलते हैं POC, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, या प्रिंसिपल ऑफ MOM, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर, या बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। ठीक है, M।
POC या प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर। तो देखिए हीट एनर्जी लूज करेगा, ये गर्म ऑब्जेक्ट है, तो क्या है हीट एनर्जी लॉ M इंटू C1 इंटू, अब टेम्परेचर कितना गिर रहा है T1 से T, तो हो गया T1 माइनस T। अब ये ठंडा चीज़ है तो ये हॉट बॉडी से एनर्जी मतलब हीट को लेगा, तो क्या बन जाएगा M इंटू C इंटू, ये क्या है, ये ठंडा है, इससे ज़्यादा गर्म है, इसका मतलब ये क्या करेंगे T में से T2 को माइनस कर देंगे, मतलब ये हो गया M1, ये M2, तो M1 C1, इसी को बोलते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब राइजिंग टेम्परेचर, डेल्टा टी बोलेंगे, इसे बोल सकते हैं M2C2 डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब स्मॉल इंक्रीज, यहाँ पे इंक्रीज मान के चलिए, तो लिख सकते हैं M1 C1 डेल्टा टी को क्या लिखेंगे T1 माइनस टी। T1 क्यों, इसका टेम्परेचर ज़्यादा था, वहाँ से कम होगा, फाइनल टेम्परेचर की ओर जाएगा, लूज करेगा, जबकि ये क्या करेगा, ठंडा ऑब्जेक्ट था, तो ठंडा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इससे टेम्परेचर को लेगा, मतलब ये जरा बड़ा हो गया, तो इसे लिखेंगे T माइनस T2। अब इसी बेसिस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चन देंगे, कुछ बनवाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग होल एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम ऐसे दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ देते हैं क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। एक न्यूमेरिकल है, और बकेट कंटेंस 8 ग्राम ऑफ वाटर, एक बाल्टी है जिसमें कितना है 8 kg ऑफ वाटर है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 2 kg ऑफ वाटर है जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो एक बाल्टी है जिसमें कितना 8 kg वाटर है, 8 kg वाटर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और 2 kg पानी है जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दोनों को मिक्स कर दिए, ठीक है, दोनों को एक दूसरे में मिला दिए, पोर्ड कर दिए। तो बोला जरा फाइनल टेम्परेचर बकेट का कितना था, मिलाने के बाद फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें POC लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या कहता है, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट वाटर। हॉट वाटर एनर्जी लूज करता है, क्योंकि उसमें से क्या निकलेगा, हॉट निकल जाएगा बाहर, हीट निकलेगा बाहर, गेन कौन करेगा, कोल्ड। कैसे पता चलेगा, दोनों की टेम्परेचर देख लेंगे, इसकी टेम्परेचर 80 डिग्री, इसकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब हॉट यहाँ पे, ठीक है, हॉट क्या है, हॉट वाटर, और यहाँ पे क्या है बकेट में, जिसमें कि क्या है समझिए कोल्ड वाटर है। कैसे समझ में आएगा, उसकी टेम्परेचर देख के। तो ये क्या करेगा, हीट लूज करेगा, फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, तो मान लीजिए फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर को क्या ले लेंगे, तो फाइनल टेम्परेचर को ले लेते हैं T, ठीक है। अब देखिए हॉट वाटर जो है उसकी मास कितना है 2 kg। चलिए ये गिवन रहेगा, मान लीजिए नहीं भी गिवन रहेगा, चूँकि वाटर है दोनों में, तो दोनों का सेम होगा स्पेसिफिक कैपेसिटी। 4200 लेंगे, 4200 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट वाटर इक्वल टू, ठीक है, गेन ऑफ एनर्जी बाय कोल्ड वाटर, दोनों इक्वल हो जाए। M1 हो गया, बस सोएंगे, M1 हो गया 2 kg, अच्छा, C1 4200 जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है। इसकी मास क्या है M2 कितना है 8 kg। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की पता है कितना होता है 4200 जूल पर kg पर केल्विन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा T ले लेंगे, राइजिंग टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर पहले टेम्परेचर लिख लेते हैं T1 कितना है 80 डिग्री, हॉट वाटर है। अब ये टेम्परेचर क्या करेगा, लूज करेगा, हीट है, तो डेल्टा T कितना हो जाएगा
80 डिग्री में से T डिग्री को माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस करेंगे? ये ज़्यादा हॉट है तो टेम्परेचर लूज करेगा, ये टेम्परेचर गेन करेगा। ये कोल्ड है, कूल है, तो इसका डेल्टा T डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग, कितना होगा? तो कितना निकलेगा ये निकलेगा T माइनस कितना था टेम्परेचर? टेम्परेचर है 25। देखिए ध्यान से, ऐसे T1 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ज़्यादा गर्म है, ये ठंडा है, तो ये क्या करेगा? इससे एनर्जी को लेगा। फाइनल टेम्परेचर नहीं पता है, ये यहाँ तक पहुँचेगा, लूज करेगा और ये गेन करेगा। अब पीओसी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जो भी हीट लूज करेगा हॉट वाटर, हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट वाटर, इधर से क्या एनर्जी लूज करेगा? हीट एनर्जी गेन बाय हीट एनर्जी गेन बाय कोल्ड वाटर। तो यहाँ से क्या होगा? m का मतलब 24200 लिख लीजिए, 80 माइनस T, ठीक है। अब ये क्या करेगा? देखिए m क्या है? 8, ठीक है। 4200 कितना होगा टेम्परेचर? T माइनस 25। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कि जितना हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट वाटर जितना एनर्जी निकालेगा, ठीक है, कोल्ड वाटर उतना ही एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। दोनों कब तक? जब दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। देखिए, इफ़ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट एनर्जी, कंडीशन दिया रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसी से क्या निकल जाएगा? इसी से इसकी फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो भी करेंगे वो कैलोरीमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे फर्स्ट टॉपिक का, ठीक है। तो जो हमारे चैनल में नए हैं, ठीक है, वो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कोशिश कीजिए इन तक देखने की, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों का चैनल है, ठीक है, आप ही लोगों को ग्रो करना है, ठीक है। शेयर कीजिए अपने को, अपने जो भी हैं फ्रेंड को। थैंक यू वेरी मच।